समय जब बंजर दुनिया के नक्शे पर भारत एक सोने की खान की तरह चमक रहा था और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित करने का एक अवसर खोज रही थी। उसी 9वीं शताब्दी उत्तरीय भारत में राष्ट्रकूटा, पाला और प्रतिहारा साम्राज्य के बीच कनौज के लिए घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्या और चोल राज्यों के बीच अपना ही एक अलग संघर्ष चल रहा था। चोल जो तंजौर से शासन करते थे। चोलों की पहचान महाभारत काल और खासकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के महान और पराक्रमी राजा अशोक के शिलालेखों में भी मिलती है। चोलों का शासन दक्षिण भारत के लिए एक स्वर्णिम काल रहा है। संगम युग के प्राचीन साहित्य के मुताबिक प्रारंभिक चोल साम्राज्य आज से लगभग 2500 साल पहले 1600 ईसा पूर्व में उदयपुर यानी कि आधुनिक तिरुचिपल्ली से शासन करते थे। चोलों का शासनकाल आधुनिक इतिहास के चलते 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक चोल, मध्यकालीन चोल और बाद के चोल। भले ही प्राचीन चोल साम्राज्य के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु संगम युग का साहित्य प्राचीन चोल के सबसे महान सम्राट करिकाल का बखान करने में नहीं चूकता। लिखा गया है कि सम्राट करिकाल ने एक ही साथ एक ही युद्ध में चेर, पांड्या और 11 छोटे सरदारों को चित कर दिया था। दक्षिण भारत को अपने अधीन करने के बाद सम्राट करिकाल ने उत्तर की ओर अपना एक अभियान चलाया और हिमालय पर भी अपनी एक विजय पताका लहराई। कुछ दशकों बाद इतिहास के काल चक्र में तख्तापलट हो जाती है और चोलों का साम्राज्य विरोधियों के अधीन हो जाता है। आग पूरी तरह बुझने से पहले उसमें थोड़ी सी आंच बची ही होती है। उसे ज़रूरत होती है तो बस थोड़ी सी हवा, फिर उसे आग बनते ज़्यादा देर नहीं लगती। इसी तरह चोलों के अंदर स्वाधीनता की आंच अभी भी बची थी। 9वीं शताब्दी पल्लव और पांड्याओं के बीच दक्षिण में प्राबल्य स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। विजयाला जो पल्लवों के सामंत और चोलों के वंशज थे, उन्होंने इसी संघर्ष का फायदा उठाते हुए पांड्याओं से तंजौर को छीन लिया और वहां पर अपनी राजधानी प्रस्थापित की। चोलों की इस जुर्रत से पल्लवों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और आग बबूला हुए पल्लवों ने चोलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब तक चोला के आदित्य एक ने राजगद्दी संभाल ली थी। 9वीं शताब्दी के अंत में सम्राट विजयाला के देहांत के पश्चात उनके पुत्र आदित्य एक ने राजगद्दी संभाली। अपनी कुशलता और बाहुबल के दम पर सम्राट आदित्य एक ने पल्लवों को दक्षिण भारत के नक्शे से नेस्तनाबूद कर दिया और चोलों ने दक्षिण में अपना एक प्राबल्य स्थापित कर लिया। सही मायनों में चोलों की महानता को मध्यकालीन चोलाओं ने ही इतिहास के पन्नों पर उकेरा था। मध्यकालीन चोल साम्राज्य के कई महानतम राजा हुए, पर इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पिता और पुत्र की जोड़ी, जिन्हें आज राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के नाम से जाना जाता है। आदित्य एक के पश्चात उनके पुत्र परांतक एक को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। सम्राट परांतक के ज्येष्ठ पुत्र युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके चलते सम्राट परांतक के पश्चात उनके दूसरे बेटे गणरादित्य को राज्य सौंपा गया। सम्राट बनने के केवल 1 वर्ष बाद गणरादित्य का भी अकाली देहांत हो जाता है। उस समक्ष वंश परंपरा के अनुसार सम्राट के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा निकृत किया जाता था, परंतु गणरादित्य के पुत्र उत्तमा उस समय किशोरावस्था में थे। इसी कारण से गणरादित्य के छोटे भाई अरिनाजया को राजा का मुकुट पहनाया गया। पश्चात ही चोल राजवंश परंपरा बदल जाती है। अरिनाजया जो हाल ही में सम्राट बने थे, उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। उनके बाद राजगद्दी पर उत्तमा के बदले सुंदर चोल को बैठाया गया। सुंदर चोल के कार्यकाल में चोल साम्राज्य ने अनेक युद्ध लड़े और दक्षिण भारत में अपना प्राबल्य कायम रखा। सुंदर चोल ने अपने आखिरी दिनों में ज्येष्ठ पुत्र आदित्य करिकालन को युवराज घोषित कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी उत्तमा के सिवाय किसी और को भावी राजा चुना गया था। राजा बनने की खत उत्तमा को फिर से जकड़ने लगे, परंतु भविष्य में कालचक्र फिर से तेज गति से घूमने लगा और भावी शासक आदित्य करिकालन की रहस्यमयी मौत हो गई और उन्मोली वर्णन को राजा के रूप में नियुक्त करने का फरमान सुनाया गया। परंतु वो सत्ता से दरकिनार कर उत्तमा चोल को राजगद्दी सौंपने की मांग करते रहे। आखिरकार उत्तमा चोल की प्रतीक्षा खत्म हो जाती है और 10वीं शताब्दी के अंत में उन्हें राज्य शासन संभालने का
मौका मिल जाता है, परंतु उनसे एक प्रण लिया जाता है कि उनके बाद राजगद्दी पर अरुणमौलीवर्मन को बिठाया जाएगा। उनके 15 साल के कार्यकाल के बाद उनका भी देहांत हो जाता है और चोल साम्राज्य के सबसे श्रेष्ठ शासक अरुणमौलीवर्मन यानी राजराज चोल अब शासन संभालते। सम्राट राजराज में अद्भुत प्रतिभा थी। वे अपने किसी भी शत्रु को छोड़ते नहीं थे। अदम्य साहस और इसी रुख के बलबूते पर उनके शासनकाल में पहली बार संपूर्ण दक्षिण भारत एक स्वायत्त राजा के अधीन आ गया। उन्होंने चेर पांड्याओं की पूरी तरह से छक्के छुड़ा कर रख दिए और अपनी कुशल और विशाल सेना के दम पर उत्तर की ओर भी अपना राज्य को फैलाने में सफल रहे। चोलाओं को आज अपने सबसे घातक नौसेना के लिए इतिहास में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। राजराज के काल में सही प्रमाण में नौसेना का विकास हुआ। चोल खुद अपने जहाज बनाते और व्यापार करने आए विदेशियों के जहाज की मरम्मत भी किया करते थे। राजराज ने श्रीलंका पर धावा बोलकर अधिकतर प्रदेश भी जीत लिया। कहा जाता है ना, पिता अगर शेर हो तो पुत्र सवा शेर होता है। 1014 में राजराज के पुत्र राजेंद्र, जो चोल साम्राज्य के सबसे सफल राजा रहे हैं, उन्होंने राजगद्दी संभाली। राजा बनने के बाद राजेंद्र ने 1017 में सबसे पहले पूरे श्रीलंका द्वीप पर अपना आधिपत्य जमा कर लिया और युद्ध के दौरान श्रीलंका के राजा को बंधक बना लिया। अब जब दक्षिण चोलाओं के अधीन था, सम्राट राजेंद्र ने उत्तर की ओर अपना रुख मोड़ लिया और उत्तर में राष्ट्रकूटा और पश्चिमी चालुक्य के कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। कहते हैं सम्राट राजेंद्र ने एक नई राजधानी स्थापित करने का फैसला किया था और वे चाहते थे कि गंगा जल से उस राजधानी का अभिषेक किया जाए। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा नदी और उनके राज्य के बीच 2000 किलोमीटर का अंतर था और अनेक शासकों के राज्य थे। तो गंगा जल को लाने के लिए तमिलनाडु के तंजौर से एक विशाल सेना रवाना हुई। उन्हें गंगा नदी तक पहुंचने के लिए कई सारे राज्यों को पार करना था। क्या ये राज्य एक विदेशी सेना को अपनी भूमि पर चलने की अनुमति देते? बेशक नहीं। तो हमारे राजा की सेना को राह में आने वाली हर राज्य पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। बंगाल तक और यहाँ तक कि आधुनिक बांग्लादेश पर भी चोलों ने विजय हासिल कर ली और वह विजय होकर पवित्र गंगा जल लेकर लौटे। यह निसंदेह ही भारतीय इतिहास के सबसे सफल अभियान में से एक था। सम्राट राजेंद्र के कालखंड में एक और प्रसंग इतिहास में बहुप्रचलित है। उस समय आज के मलेशिया और इंडोनेशिया के अधिकतर भागों पर श्रीविजया साम्राज्य के शासक राज करते थे। राजराज के शासनकाल में चोला और श्रीविजया साम्राज्य आपस में व्यापार सहयोगी थे। चोलों के जहाज श्रीविजया नियंत्रित क्षेत्र से होकर गुजरते थे, परंतु राजेंद्र के समय चोल और श्रीविजया के संबंध बिगड़ने लगे। श्रीविजया शासकों ने व्यापार करने आए चोला जहाज़ों से अधिक सीमा शुल्क आकारना शुरू कर दिया था। इसके चलते तमिल व्यापारियों का मुनाफा घटने लगा। जब यह तकरार राजेंद्र चोल के कानों पर पड़ी तो उन्होंने चीज़ों को ठीक करने का फैसला किया और उनके पास सही संसाधन भी थे। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल की नौसेना में 10 लाख से अधिक नाविक और सैकड़ों जहाजें भी थे, जो तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के कई नौसैनिक अड्डे में फैली हुई थी। तो 1025 में कई विशाल जहाज श्रीविजया के लिए रवाना हुई। इस आश्चर्यजनक हमले में चोला सैनिक ने गोला, बारूद, भाले, तलवार से युद्ध करने की शर्त कर दी और श्रीविजय राजधानी पर धावा बोलकर उस पर कब्जा जमा लिया और शिलेंद्र राजवंश का समूल नाश कर दिया। भारतीय शासकों ने कभी दूसरे देशों पर शासन नहीं किया। इस कथन को चोला राजवंश खंडित करता है। राजराज और राजेंद्र, इन पिता पुत्र ने श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। ऐसे महान राजाओं के शौर्य की वजह से चोल 450 साल तक राज करते रहे। अंत में 1979 में कमजोर शासक और राजनीतिक विद्रोह के चलते इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। ऐसा सोचना गलत नहीं होगा कि अगर चोल 600 साल और शासन करते तो शायद मुगल और अंग्रेज हमारी पावन धरा पर राज ना कर पाते। यह बहुत खेदजनक बात है कि आज इस महान साम्राज्य का इतिहास कहीं किसी धूल खाते पन्नों में दफन हो गया है। हमें हमारे इतिहास से सीख कर हमारी ज़िंदगी में अपनाना होगा, क्योंकि अंततः इतिहास ही भविष्य की नींव होती है।